जय हिंद दोस्तों। आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 3 है उसको करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब हमारे पास पेयर होगा किसका? लीनियर इक्वेशंस का। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है उनका जो पेयर होता है वो होगा, और दो वेरिएबल में होगा, इन टू वेरिएबल्स। तो आज ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर की। हम ये देखेंगे कि ये चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हो रही है, इसका बेसिक क्या है, इसकी जो जनरल इक्वेशंस है वो क्या है, और किस तरह उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हमारे पास इसमें मेथड्स हैं और कैसे कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो हमारे पास जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है, 8th क्लास की जो मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी है, वहाँ से हमें पता लगता है इस चैप्टर का नाम। इस चैप्टर का नाम वहाँ पे होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस चैप्टर का नाम है। वहाँ पे इसको अपडेट करके 9th क्लास में दे रखा है, और फिर इसको और अपडेट करके 10th क्लास में दे रखा है। अभी लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, और इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इसको देखेंगे हम। फिलहाल हम जो लीनियर है, ठीक है, इस वर्ड का मतलब होता है कि जो हमारे पास, सपोज दैट आपके पास ये वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, अल्फाबेट में से कुछ भी हो सकता है। बस हम क्या मानते हैं, जो एनसीईआरटी है ए बी सी और डी, इनको मोस्टली हम मानते हैं कांस्टेंट। क्या मानते हैं इनको हम? इनको मानते हैं हम कांस्टेंट, कि हमारे जो ये हैं ये कांस्टेंट के फॉर्म में होंगे हमारे पास लीनियर इक्वेशन में। तो इन ए बी सी को छोड़ के हम एक्स वाई जेड, जितने भी पी क्यू हैं हमारे पास, यू एस टी, जितने भी हैं, इनको हम वेरिएबल की फॉर्म मानते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू बदलती रहे। सपोज दैट मैं कहने लगा आपको एक्स की वैल्यू 1, फिर मैंने कहा अब एक्स की वैल्यू 2 रखो, फिर कहा मैंने एक्स की वैल्यू -2 रखो, फिर कहा मैंने एक्स की वैल्यू 3 रखो। तो हर बार वैल्यू बदल रही है। तो जब हर बार इसकी एक्स की वैल्यू बदल रही है तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक वेरिएबल हो जाएगा, जिसकी अपनी एक कोई कांस्टेंट वैल्यू ना हो, जिसकी वैल्यू वेरी करते रहे, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब ये जो लीनियर वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 1 रहेगी। उसकी पावर जो क्या है? 1 रहेगी। और 1 होने के साथ साथ जो इसका ग्राफ होगा, जो क्या होगा इसका ग्राफ, जो ग्राफ हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रॉ करेंगे, वो सिंपल एक क्या होगी? लाइन आएगी। क्या आएगी? एक लाइन आएगी। और लाइन से ही बना क्या? लीनियर। ठीक है, तो लीनियर समझ गए आप। और आपको मैं बता दूं इसका, अगर आपके पास आ जाए क्वाड्रेटिक, क्या आ जाए? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब होगा कि जो वेरिएबल है उसकी पावर 2। अगर आ जाए क्यूबिक, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक होता है इसका ग्राफ क्या होता है? क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो होता है इस तरह करके, ये एक पैराबोला होता है। क्या होता है? ये पैराबोला। और जो ये क्यूबिक लीनियर इक्वेशन होती है, इसमें ये ऐसा हो जाता है, पहले ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और फिर थर्ड में एंटर कर जाएगा, ऐसा करके। ठीक है, ये क्यूबिक का होता है और ये क्वाड्रेटिक का होता है, और ये किसका होता है? लीनियर का। ये एक लाइन आती है। और तुम्हें पता है इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? इक्वेशन जो वर्ड है वो कहाँ से आया? इक्वल से आया है। कहाँ से आया है? इक्वल। इक्वल वर्ड का मतलब होता है इक्वल लगाना, ऐसा इसका साइन। तो इसका मतलब है जो भी इक्वेशन होगी उसमें इक्वल का यूज होगा कहीं ना कहीं बीच में। और इसके बाद वन वेरिएबल, आपको मैंने बता दिया, एक ही वेरिएबल रहेगा एक इक्वेशन में। सपोज दैट मैंने लिखा 2x + 3 = 0। अब तुम देखो, इसको वेरीफाई करो कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? अब सबसे पहले देखो इसकी पावर 1। 1 मीन्स लीनियर। इक्वेशन का मतलब है इक्वल लगा होगा। वन वेरिएबल का मतलब होगा सिर्फ x नजर आएगा इसमें, ऐसा नहीं होगा कि y नजर आ जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 3x + 3 = x + 1, इस तरह का। अब इसमें तुम कहोगे कि 2 वेरिएबल में नहीं, ये वेरिएबल, एक ही वेरिएबल दो जगह लिखा हुआ है, ये वन वेरिएबल में ही। ठीक है ये वन वेरिएबल में, लेकिन एक वेरिएबल दो जगह लिखा हुआ है। इसको हम इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा? 3x में से x माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये बचेगा हमारे पास 2x, और +1 इधर आ क्या हो जाएगा? माइनस का, और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? +2 बचेगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इक्वल लगा हुआ मीन्स इक्वेशन है, x की पावर 1 है मीन्स क्या है? लीनियर है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, इन वन वेरिएबल है, तो इसको बोलते हैं। अब इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, ये स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में कैसे लिख होती है। ठीक है, जनरल फॉर्म, ये इसको स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो आप, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल एक ही होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल एक ही होना चाहिए। उसकी जनरल फॉर्म, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे? अब कैसे लिखेंगे? सबसे पहले x होगा, उसके उसके कोफिशिएंट में कुछ भी हो सकता है, तो उसको लिख देंगे हम a प्लस, फिर कोई a ही वेरिएबल होगा तो उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म आएगी, उसको क्या बोलेंगे b और इक्वल टू 0। तो ax प्लस b इक्वल टू क्या होता है? 0। ये होता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इसकी कंडीशन है a और b की। a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। जिसमें ये a है, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। रीजन ये है इसका, रीजन ये, इफ अगर a को हमने 0 कर दिया, लेट से हमने a को 0 कर दिया, b कुछ भी हमारे पास हिसाब से, a को हमने 0 कर दिया तो क्या आ जाएगा? 0 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। 0 इंटू समथिंग क्या होता है? सारा 0 हो जाए तो b इक्वल टू 0। b का ही क्या करेंगे? जब इसमें x चिन्ह है तो उसका मतलब है लीनियर इक्वेशन नहीं रही। नो डज नॉट, लीनियर इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जब ये लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो उसका मतलब है a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं इसलिए कि a डज नॉट इक्वल टू 0 कहते हैं हम इसमें, ठीक है। और b जो है, b कुछ भी हो सकता है, b 0 भी हो सकता है, b पॉजिटिव भी हो सकता है और b नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि b की वैल्यू 0 छोटी मतलब नेगेटिव, b की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव, और b की वैल्यू इक्वल टू 0। p एनी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, a 0 को छोड़ के और कुछ हो सकता है, a की वैल्यू 0 पॉजिटिव हो सकती है और a की वैल्यू क्या हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है। बस a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको मना कर दिया कि a डज नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब इसका सॉल्यूशन देखें, इसका सॉल्यूशन देखें, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? x की वैल्यू निकालना। सॉल्यूशन मींस वैल्यू ऑफ x। अगर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट मींस आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। तो वैल्यू ऑफ x कैसे निकलेगी? यहाँ से प्लस बी उधर जाके माइनस बी, ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b, और क्या आ जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के b अपॉन ए आ जाएगा। ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। b हो कुछ हो, a कुछ हो, ऐसा आ जाएगा। इसका ग्राफ, इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ क्या होगा इसका? जिसका ग्राफ होगा वो क्या आएगा? एक लाइन आएगी। वो लाइन कहीं को भी आ सकती है, वो ऐसे भी आ सकती है, वो ऐसे भी आ सकती है, वो इस तरह भी आ सकती है, वो इस तरह भी जा सकती है, वो एक्सिस के पैरेलल भी जा सकती है, वाई एक्सिस के पैरेलल भी जा सकती है। ये इसका ग्राफ हो सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 9th क्लास में जो हमारे पास चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब चैप्टर कैसे बदलेगा? अब पहले तो लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, अब यही वन वेरिएबल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टू वेरिएबल में। क्या हो जाएगा? टू वेरिएबल में। 9th क्लास में हमारे पास चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल में होना चाहिए, मींस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल लगाओ। टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एक x होगा और एक y, पेयर बनेगा x और y का, दो हो सकते हैं। इस तरह p और q का हो गया। और भी आप ले सकते हो, जो भी पेयर बना सकते हो, s और t का बना सकते हो, ठीक है। तो दो वेरिएबल होंगे, और लीनियर का मतलब वही होगा पावर वन, मतलब जो भी तुम वेरिएबल यूज कर रहे हो, सपोज x और y यूज कर रहे हो, तो इनकी पावर वन और उसकी पावर वन, ये होंगे, ठीक है। ये हो गए वेरिएबल, उनकी पावर वन हो गई। इसके बाद हम देखेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या देखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। और लिखा कैसे होता है? सपोज दैट मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें क्या है? x वेरिएबल भी है और y वेरिएबल भी है। ये क्या है? x का कोफिशिएंट है, ये किसका कोफिशिएंट है? y का। और ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और इक्वल टू क्या लगा हुआ है? 0। इसके बाद हम देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में x के बराबर में कुछ लगा होगा, तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी? ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस
एक्स भी होगा इसमें, वाई भी होगा, और फिर एक कॉन्स्टेंट टर्म हो, इसको हम मान लेंगे सी और इक्वल टू 0। तो ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये क्या होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो कि हमने 9th क्लास में देखी थी। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका जो ग्राफ होता है वो भी एक क्या होता है, एज ए लाइन होता है। क्या होता है? एक लाइन होता है, एक लाइन। ठीक है, और मैंने तुम्हें भी पीछे बताया है जो ग्राफ होता है किसका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो ऐसा इंक्लाइन नहीं आ सकता, मतलब लाइन उसमें इंक्लाइन नहीं आएगी। लाइन उसमें कैसे आएगी? लाइन सिर्फ और सिर्फ उसमें या तो क्या आएगी, वर्टिकल फॉर्म में, या फिर क्या होगी, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। या तो एक्सिस के पैरेलल आएगी, या फिर किसके पैरेलल आएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू एक होती है सिर्फ, या तो वो इधर होगी या इधर होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, अब लाइन इंक्लाइन आना स्टार्ट हो जाएगी। अब लाइन क्या आना स्टार्ट हो जाएगी, इंक्लाइन आना, मतलब तिरछी लाइन आएगी ऐसे करके, जो एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगी। ठीक है, जब ये एंगल बनाएंगी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या हम, एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब है झुकाव, मतलब एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्स के पॉजिटिव, जो पॉजिटिव डायरेक्शन है इसकी, उसके साथ ये जो लाइन है कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। क्या एंगल बना रही है? थीटा। अब एक वर्ड होता है स्लोप, ये एडवांस टॉपिक है इसमें। ये जो वर्ड होता है स्लोप, इस स्लोप का मतलब होता है, सपोज दैट आपने एक ट्रायंगल बना लिया यहाँ से इस तरह करके। अब ये देखो, यहाँ से यहाँ तक इसकी कुछ डिस्टेंस होगी, इसको मान लो h, यहाँ से यहाँ तक इसकी कुछ डिस्टेंस होगी, इसको क्या मान लो v। तो जो स्लोप होता है, वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा y एक्सिस पे पड़ जाएगी, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस पे पड़ जाएगी, x पे। तो y अपॉन x की वैल्यू, मतलब सपोज दैट इसके कोऑर्डिनेट हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3,4 हो गए इसके कोऑर्डिनेट, तो उसका मतलब है जो स्लोप आएगा, स्लोप कितना आ जाएगा, पहले y की वैल्यू, ये x की वैल्यू होती है, और ये किसकी वैल्यू होती है, y की। तो y की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 3, तो 4/3, ये क्या आ गया इसका स्लोप आ गया। क्या आ गया इसका, ये स्लोप आ गया है। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिया हमने, इसका ग्राफ पढ़ लिया है। अब इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अब तुम देखो, पहले जो हमने पढ़ा है उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 1 सॉल्यूशन है। जो अभी हमने पीछे पढ़ा है उसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन देखो अगर आप, तो सॉल्यूशन सिर्फ हमारे पास एक ही निकल के आ रहा है, ओनली 1 सॉल्यूशन है इसमें, ओनली 1 सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, अगर कोई पूछ ले आपसे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो 1। लेकिन अगर उससे पूछ ले कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर आपके पास 2 वेरिएबल का एक लीनियर इक्वेशन है, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, 1 2 3 4 100 200 या इन्फिनिटी। तो अब इस बात को हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, हेडिंग डाल लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, ये वीडियो लंबे होने वाली है, क्योंकि इसमें हम डिटेल में बता रहे हैं कि क्या है, किस तरह है। तो जब इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम, और ये 10th क्लास में भी हो जाएगा, 9th क्लास में है था सॉल्यूशन निकालना। अब सपोज दैट आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है, बहुत सिंपल, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये कोई इक्वेशन है, प्लस 4 इधर क्या हो जाएगा, -4, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है, इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो कैसे निकाल लेंगे, हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर विद, कंपेयर विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको ये नजर आएगा कि ये जो a है, a का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, तुम ढूंढोगे, क्या मिलेगा तुम्हें, 1। यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। फिलहाल तो यहाँ पे +1 है, तो आप कहेंगे कि जो a है, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट a है, और यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, तो a की वैल्यू क्या बैठ रही है, 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। फिर कहोगे b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, 1। तो यहाँ b और यहाँ 1 है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ये इससे मैच करेगा ना। जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। अब जो c की वैल्यू है वो -4, तो -4। और ध्यान रहे, a b c की वैल्यू तभी निकाल लेंगे जब उस कांस्टेंट टर्म को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जब ये 4 इधर आ जाएगा तब बताएंगे a b c। तो ये a b c की वैल्यू आपके पास आ गई। अब हमें बताने सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, इसमें सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है जब आपके पास दो वैल्यू आ जाए, x और y की। पहले हमेशा कोऑर्डिनेट, इनको इसको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट।
इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट में दो चीज़ होती हैं, एक एक्स और एक वाई। एक एक्स होता है और एक क्या होता है, वाई। इसको बोलते हैं एब्सीसा और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। पहले वाले क्या बोलते हैं, एब्सीसा, और दूसरे वाले क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। आई थिंक इसकी स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिए आप, एब्सीसा की, ठीक है, एब्सीसा की स्पेलिंग चेक कर लीजिए एक बार, क्या होती है, ये ऑर्डिनेट और ये एब्सीसा। अब इसमें दोनों वैल्यू जब आपके पास कंबाइन होगी तब उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीटली सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। और ऐसा नहीं कि हर पॉइंट सॉल्यूशन हो जाएगा, मैंने ऐसे मुंह उठाया और रख दिया 2 3 4 5 जो भी कुछ रख दिया, मेरी मर्जी आ गई भाई मैं यहाँ 4 5 रखूंगा और बता दूंगा कि इसका सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, अगर ये एक्स और वाई वाकई में इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो एक्स वाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसकी एलएचएस और इसकी आरएचएस आपस में अगर इक्वल आएंगे तभी बोलेंगे कि दिस पॉइंट आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अदरवाइज दिस इज नॉट सॉल्यूशन। मतलब अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर ना आए तो फिर कहेंगे कि एक्स और वाई सॉल्यूशन नहीं है। अगर इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दे, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आए तो कह देंगे सॉल्यूशन है। ये तो हो गई वेरिफिकेशन की बात कि सॉल्यूशन है नहीं, लेकिन निकालेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा कि इसके सॉल्यूशन आएंगे क्या और कितने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इफ एक वैल्यू को सपोज करो एक्स को अपनी तरफ से ही हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये 0 रखना, हमें 2 रखना, क्योंकि एक्स हम रखेंगे एक रियल नंबर। क्या रखेंगे, एक रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है कि तुम कुछ भी रखो, अंडर रूट में रखो, ठीक है, पॉजिटिव रखो, निगेटिव रखो, ठीक है, 0 रखो, कुछ भी वैल्यू रखो, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी है। इसको हम अवॉइड करते हैं अंडर रूट वैल्यू, क्योंकि हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट लेवल हो जाएगा क्वेश्चन का अगर तुम उसको ग्राफ ड्रॉ करने पर जाए। तो हम आसान आसान वैल्यू रखते हैं, जिस तरह 0 हो गया, प्लस की, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 3। ज़्यादा हम 100 10 इनसे बचते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है जो ग्राफ बनता है, ग्राफ लिमिटेड पेज पे बनता है, तुम्हारे पास स्पेस जो होता है वो लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास पूरे 1 बीघे जमीन है, तुम उस पर ग्राफ बनाओगे जाके, या तुमने 1000 ले लिया एक्स की वैल्यू तो 1000 मीटर ढूंढ कर आओगे तुम। या फिर ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, स्केल में लेना पड़ेगा, उसको छोटा करना पड़ेगा, फिर वहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी वैल्यू लो, एक्स की वैल्यू 0 हो गई जिनको तुम आसानी से मार्क कर पाओ, एक्स की वैल्यू 1 और 2 इस तरह करके। तो हम सपोज दैट हमने यहाँ एक्स की वैल्यू सपोज दैट 1 मान लिया, 0 मान सकते हो, हालांकि मेरे हिसाब से तो 0 मान लो, लेकिन चलो 1 मान लेते हैं। और अगर हमने 1 मान लिया है, अब तुम्हारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, इसमें हम x की वैल्यू पुट करनी है, तो लिखेंगे देन। ये हमने अपनी तरफ से माना, ये हमने किया एज्यूम, और ये आपको एज्यूम करना ही करना पड़ेगा। अगर तुम ये नहीं सोच पा रहे कि तुम्हें रखना क्या, फिर इसका मतलब है तुम भूल जाओ, तुम्हारे क्वेश्चन ये नहीं होगा। आगे जाके जब हम 10th क्लास में टॉपिक बताएंगे आपको, क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, कि आपको सॉल्यूशन करना है इन दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड से। तो उसमें इन सॉल्यूशन का काम आएगा। अगर तुमसे ये सॉल्यूशन निकालने आते हैं दो दो एक इक्वेशन के, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज तुम उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। और उस क्वेश्चन को करने के लिए भी तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा अपनी तरफ से ही। ऐसे सच एज आपको बहुत हार्ड वैल्यू नहीं माननी, जैसे तुम जैसे 20 हो गया, 30 हो गया, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं माननी, बहुत छोटी 0 1 2 3 ऐसे करके वैल्यू को अडोप्ट करना है आपको। सपोज दैट 1 ले लिया हमने, अब ये तो तुम्हारी मर्जी से आया x इक्वल टू 1। अब जो y निकल के आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है सोल्यूशन निकालने के लिए x और y दोनों जरूरी है। जब x तुम्हारी मर्जी से आ गया, अब y इस इक्वेशन के हिसाब से आएगा। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसमें तुम x की वैल्यू 1 पुट करो तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, क्योंकि तुमने ये 1 अपनी तरफ से पुट किया, अब y अब इसकी तरफ से आएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। कितनी आ गई है, 3। तो अब ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या बन गया हमारा, ये सॉल्यूशन बन गया है। जो x की वैल्यू सबसे पहले वही रखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, y की वैल्यू, ठीक है, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। y की वैल्यू पहले नहीं रखेंगे, पहले रखेंगे x की वैल्यू। और यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो हमने ये x की वैल्यू रखी है, पहले x की वैल्यू कितनी रखी है हमने, 1 रखी है, तुम पहले y की वैल्यू 1 रख सकते हो, फिर x की वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन जब तुम सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले तुम्हें x की वैल्यू लिखनी है, चाहे वो निकल के आ रही है लास्ट में, लेकिन तुम्हें रखना पहले और फिर y की वैल्यू रखना बाद में। जब बता रहा हूँ, जब तुम्हें यहाँ y रखोगे, y की वैल्यू रखोगे और यहाँ x की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है।
अब और सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इसके और सोल्यूशन निकाल लेंगे अगले पेज पे। और सोल्यूशन का मतलब क्या है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। इफ ये सेकंड सोल्यूशन निकाल रहे हैं हम इसका। अब की बार तुम जीरो मान लो, देन अगर तुमने x को जीरो मान लिया तो देखो क्या आ जाएगा, जीरो प्लस वाई इक्वल टू 4। अब हम डायरेक्ट रखेंगे इसमें, x की वैल्यू को पुट करेंगे, y निकलेगा, y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, क्योंकि जीरो तो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे सोल्यूशन क्या बनना है, यहाँ पे सोल्यूशन क्या बनना है, 0,4, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। सोल्यूशन नंबर थर्ड, इफ, अब तुम y की वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसा ना करियो, सपोज दैट आपके पास आपने x की वैल्यू 0 रख दी और y की वैल्यू निकल के आ गई 4। अब y की वैल्यू आप 4 रखना चाह रहे हैं तो x की वैल्यू फिर कितनी आएगी, 0 आ जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर तुम y को 4 रखोगे x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो सोल्यूशन वही बनेगा, सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोल्यूशन वही पड़ेगा, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, सोल्यूशन वही बनेगा। तो उसका मतलब है जो y की वैल्यू निकल के आ गई उसको तुम्हें दोबारा रिपीट नहीं करना है, अब दूसरी रखनी है, 0 रख दो, देन कितना हो जाएगा, इसमें y पुट करना, क्या हो जाएगा, x प्लस जीरो इक्वल टू 4, जीरो खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्या सोल्यूशन बना इससे, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, 4,0, ये 0,4 है, 4,0 है। इस तरह करके सोल्यूशन निकल रहे हैं हमारे। अब तुम बताओ, ऐसे फोर्थ निकाल सकते हैं, फिफ्थ निकाल सकते हैं, सिक्स निकाल सकते हैं, 7 निकाल सकते हैं, 8 निकाल सकते हैं, ऐसे तुम बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे तुम, क्योंकि हमें रखने रियल नंबर, और रियल नंबर रखने के लिए हमारे पास है भंडार, एक तरह से बोलते हैं ना भंडार, हमारे पास बहुत ही सोना खजाना है, ठीक है। तो इस तरह हम -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, x की वैल्यू -3 रख सकते हैं। अभी तो इतनी हुई है, अभी तो हजारों में भी रह रही है, जस्ट हमें सोल्यूशन निकालना, ग्राफ नहीं ड्रॉ करना। अगर तुम्हें सोल्यूशन निकालना, फिर तुम चाहे x की वैल्यू 1000 रखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तुम x की वैल्यू 1,00,000 रखो, जब x की वैल्यू रखोगे तो y ऑटोमेटिकली निकल के आएगा, x की वैल्यू रखोगे y निकल के आएगा, y की वैल्यू कुछ भी रखो x निकल के आएगा। इसका मतलब है जो रखोगे निकल के आएगा। और रख सकते हो तुम क्या, कितने नंबर है तुम्हारे पास रखने के लिए, इन्फिनिटी नंबर है, क्या है, इन्फिनिटी। इतने नंबर रख सकते हो कि तुम सोच भी नहीं सकते, इतने रियल नंबर होते हैं हमारे पास। तो जब हमारे पास रखने के ऑप्शन इन्फिनिटी है तो निकल के भी इन्फिनिटी आएंगे, तो उसका मतलब है नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएंगे हमारे, इन्फिनिटी बन जाएंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब जो दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनेटली, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, कितने होते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल बोलते हैं इनको हिंदी में, अपरिमित, ठीक है, मतलब जिसकी कोई परिमित होता है, जिसकी लिमिटेड, और अपरिमित जिसकी कोई लिमिट ना हो, इनफाइनेटली होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। एक तो रीजन ये पता लग गया आपको कि आप जितनी वैल्यू रखोगे उतनी वैल्यू निकलेगी, उनसे बनेगा सॉल्यूशन। तो उसका मतलब है आपके पास रखने के लिए बहुत सारी वैल्यू है, इन्फिनिटी वैल्यू है आपके पास, इनफाइनेट वैल्यू है रखने के लिए, तो इनफाइनेटली सॉल्यूशन बनेंगे, तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आ गया आपके पास। एक तरीका तो ये समझाने का। दूसरा तरीका हम ग्राफ से देख सकते हैं, सपोज दैट ये एक्सिस हो गया और ये क्या हो गई, वाई एक्सिस, हमने एक ग्राफ खींच लिया है, तो कैसे बना होगा ये, इसमें सपोज दैट x की वैल्यू एक आई है, एक y की वैल्यू आई होगी, यहाँ से एक x की वैल्यू एक पॉइंट में लिखा था, एक x की वैल्यू आई आएगी, फिर एक y की वैल्यू आएगी, एक पॉइंट बना, फिर x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू एक पॉइंट बना, तो इनसे पॉइंट बनते चले गए। तो ये जो अभी तो पॉइंट इनके बीच में स्पेसिंग आ रही है, फिर क्या होगा, जो इनके बीच में स्पेसिंग, उनके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट है, और एक पॉइंट है जो ये, जो इस लाइन पे एक पॉइंट है, वो क्या शो कर रहा है, एक सोल्यूशन शो कर रहा है, वन सोल्यूशन। और सोल्यूशन में क्या होता है, एक्स कोमा वाई, मतलब एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू दोनों मिलकर एक सोल्यूशन बनाते हैं, और एक सोल्यूशन किसको डिनोट कर रहा है, पॉइंट को। और अभी तो इनके इसके पास बहुत पॉइंट है, और ये आगे भी ऐसे ही जाएगी, और ये नीचे भी ऐसे ही जाएगी, तो उसका मतलब है इस पे नंबर ऑफ पॉइंट कितने हो जाएंगे, इस लाइन पे नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, तो जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट हो गए, बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस पे, अभी तो यही है, और आगे भी लाइन ऐसे चलती रहेगी जहां तक ये लाइन जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है लाइन ये। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट ही हो जाएंगे, ठीक है।
और ये लिखा हमने, जो जितने पॉइंट होते हैं उतने सॉल्यूशन, क्योंकि पॉइंट में क्या होता है, एक इस पॉइंट में x को y होगा, जितने पॉइंट उतने सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ पॉइंट कितने, इनफाइनाइट, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं कि हाँ ये इस तरह आ रहा है। ठीक है, ये एक्सिस हो गया, ये क्या होगा, वाई एक्सिस। इस पॉइंट को आप जानते होंगे, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, और इसके एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में और डीप से जानते हैं कि इनको ऐसा क्यों बनाया गया है, इन प्लेन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, उनमें कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है। उसके बारे में हमारे पास एक चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7th है वो, 10th क्लास में, उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम यहाँ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। अब हमने ये निपटा लिया है 9th क्लास का। अब जो हमने पहले पढ़ा है, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर इस वन को क्या कर दिया हमने, 2 कर दिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये टू वेरिएबल ही चलेगा, लेकिन लीनियर इक्वेशन 2 आ जाएगी। फिलहाल एक लीनियर इक्वेशन चल रही है, एक चल रही है फिलहाल, अब इसके बाद 2 आ जाएगी। तो जब 2 आएगी, तुम्हें पता है जब कोई दो चीज़ होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जोड़ा। क्या बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं जोड़ा। और जोड़ा का मतलब क्या बन जाएगा, पेयर। क्या बन जाएगा, पेयर। तो नए चैप्टर का नाम जो बनेगा वो बनेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो कितने वेरिएबल में हो जाएगा, 2 वेरिएबल में हो जाएगा, 2 वेरिएबल में हो जाएगा। ये 2 वेरिएबल का मतलब है x भी आएगा और y भी आएगा, जिस तरह pt हो गया, xt हो गया, जो भी होगा। और उनकी पावर कितनी होगी, 1 1, उसका मतलब है लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब होता है 2 लाइन होगी। अब हमें पता है जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड, जिसको क्या बोलते हैं, जर्नल। जो हमारी जर्नल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये हो गई हमारे पास एक इक्वेशन, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितनी है, एक है ये। और हमें बनाना पेयर, पेयर बनाने के लिए एक होल डालनी पड़ेगी, तो दूसरी भी आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब कन्फ्यूजन ये आ गई है हमारे पास कि 2 तो आ गए हमारे पास, लेकिन कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो गई इसमें, ये भी है सेम है और ये भी सेम है, किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने पता नहीं लग रहा, दोनों सेम है। तो इनको अलग करने के लिए वेरिएबल तो अलग अलग होने, क्योंकि जो वेरिएबल इसमें यूज है एक्स वाई, वो इसमें एक्स वाई होंगे। हालांकि इनके कोफिशिएंट अलग हो सकते हैं, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो इनके क्या है, कोफिशिएंट है और जो कॉन्स्टेंट टर्म है, इनको अलग करेंगे, तो उसको दे देंगे हम। अगर सपोज दैट ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है, सेकंड, तो इनको नाम दे देंगे A1, B1 और C1, बिकॉज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट है। फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट फर्स्ट आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड का मतलब है A2, B2 और C2। अब इसी को हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, इसके ग्राफ क्या है, कैसे इंटरसेक्ट करती है, कैसे पैरेलल होती है। ठीक है, अब जो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है पेयर ऑफ, तो क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस है, इसको क्या मान लिया हमने, फर्स्ट, उसको क्या मान लिया हमने, सेकंड। दो इक्वेशन है हमारे पास और इनका पेयर है। अब 2 लाइन है और तुम्हें पता है 2 लाइन की ज्योमेट्री कैसे हो सकती है। सपोज दैट आपके पास 2 पेन है, ये पेन बिल्कुल सीधा है, तो उसका मतलब है एक लाइन को, एक लाइन का ग्राफ है ये भी इस लाइन का ग्राफ है। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ ये है। ये एक्सिस मान लो और ये वाई एक्सिस मान लो, इस पे कहीं नहीं इस तरह हो सकती है। तो इनका मतलब इनको ग्राफ की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी इनके बीच में, एक दूसरे जो सेपरेट होंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो उसका मतलब है लाइन कैसे बन जाएंगी, पैरेलल। कैसे लाइन बन जाएंगी, उस केस में ये लाइन बन जाएंगी, पैरेलल लाइन बन जाएगी दोनों की दोनों। और अगर हम ये देखें कि ये लाइन इसके ऊपर आ जाए, बिल्कुल एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ऐसे करके ओवरलैप कर जाए, ठीक है, ये पीछे से आ रही है, इसके ऊपर यहाँ से आ गई, तो इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसको,
कोइंसिडेंट, ये दोनों कोइंसाइड कर गई। जब ये कोइंसाइड कर जाएगी, कोइंसाइड का मतलब है एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, तो एक कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, लाइन कैसी है, पैरेलल। दूसरी क्या है, कोइंसाइड। और तीसरा क्या है, अगर सपोज करो ये पैरेलल है, फिर अगर ये पैरेलल ना हो, ये ऐसे है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके ऐसे मिलेंगी। ये जब ऐसे मिलेगी तो एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को काटेगी एक बिंदु पर। तो इस उस केस में क्या हो जाएगी, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे क्या करेगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो उसमें तीन कंडीशन हो गई, फर्स्ट इंटरसेक्ट, सेकंड इज पैरेलल, और थर्ड इज कोइंसाइड। ठीक है। अब कैसे पता चलेगा हमें, इक्वेशन को देख के, इक्वेशन को देख को कैसे पता चलेगा हमें कि दोनों लाइन कैसी है। तो इसके कुछ कंडीशन है, वो हमें देखना पड़ेगा कि उस कंडीशन में क्या कौन कौन सी लाइन किस तरह होगी। तो अब तुम देखो आपके पास ये जो A1 B1 C1 A2 B2 और C2 है, ये तुम्हारे पास है कांस्टेंट टर्म, जिस तरह 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1 -2 -3 -4, कुछ भी तुम्हारे पास ये इंटीजर्स होंगे या रेशनल नंबर होंगे या रियल नंबर होंगे, पहली बात तो ये। अब इनका हम रेशो निकालते हैं, क्या निकालते हैं इनका रेशो, A1/A2 B1/B2, मतलब जो ये है A1, उसके पूर्ण में क्या रखते हैं A2, इसका कुछ आंसर निकाल लेंगे। और फिर ये निकाल लेंगे B1 क्या निकाल लेंगे B2। हमें देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो और जो इसका आंसर है वो अगर वो अलग अलग आ जाए, मैच ना करे, तो हम कहेंगे दिस वैल्यू डज नॉट इक्वल टू दिस, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/2। जब ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो लाइन करेगी वो क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। जो ग्राफ बनेगा एक्सिस और वाई एक्सिस में, उसमें जो लाइन होगी, ये इक्वेशन फर्स्ट की लाइन है और इक्वेशन सेकंड की लाइन है, तो एक दूसरे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी, इंटरसेक्ट। तो तुमसे तीन क्वेश्चन पूछता है इसमें से, मतलब जब तुम्हारे पास ये कंडीशन आ जाए तो इसमें से तीन क्वेश्चन पूछता है। तो ये कंडीशन किस किस चीज के बारे में, तो फर्स्ट लाइन कैसी आती है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, इस वाली कंडीशन में। नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात आ जाए, इसमें कितने सॉल्यूशन बढ़ने हैं, तो याद रखियो जितने कॉमन पॉइंट हैं, कॉमन पॉइंट का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जो इक्वेशन फर्स्ट की लाइन पे भी आ रहा है, इक्वेशन सेकंड की लाइन पे भी आ रहा है, ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, उसको ही बोलते हैं सॉल्यूशन। और यहाँ पे कितने, अब तुम देखो ये पॉइंट कहा मैंने, ये पॉइंट हम कहेंगे सॉल्यूशन है, नहीं सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे नहीं आ रहा। तो ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पे आएगा तो उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे इस केस में वो कितना होंगे, ओनली, क्या लिखेंगे, ओनली वन, ओनली वन सॉल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ कितना सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। और तुम्हें पता है जब कोई चीज एक होती है दुनिया में तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिक, क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो उसका सॉल्यूशन यूनिक है, यूनिक का मतलब है जिसके जैसा और ना हो, तो उसके जैसे और नहीं मिलने के, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक क्या होता है, एक कंडीशन होती है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम क्या, जिसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब ये जो लाइन है दोनों, वो दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसका पता कैसे चलता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का, तो जिसका तुम्हें सॉल्यूशन पता हो, जिसका सॉल्यूशन तुम्हें क्या हो, पता हो। अगर तुम्हें सॉल्यूशन पता है, पता है, तो क्या रहेगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। और सॉल्यूशन पता है, चाहे जितने हो, एक हो इन्फिनिटी हो, तो तुम्हें पता है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। सॉल्यूशन नहीं है, अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा, एक भी नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन है एक है, पता है हमें एक है, तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी इस कंडीशन में। तो ये पहली कंडीशन है हमारे पास। इस कंडीशन में हमारे हमसे तीन चीज पूछता है, वो कोई सी पूछ सकता है आपसे, वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ओनली वन सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा होता है इसमें कंसिस्टेंट। इसके बाद
हम देखेंगे अगर यही लाइन हमारे पास जो a1/a2 है और b1/b2 और c1/c2, इनमें से a1/a2 निकाल लें दूसरी कंडीशन में, ये पेन हो गया खत्म। a1/a2 हमने निकाल के रख लिया, ठीक है, और a1/a2 निकाल के रख लिया, और b1/b2 भी हमने निकाल के रख लिया, और वे आ गए इक्वल। क्योंकि तुम्हें पता पहली कंडीशन जब अलग अलग आ गई तो दूसरी कंडीशन इक्वल तो आई ही आएगी, क्योंकि इससे अलग करनी, अगर यही कंडीशन ऐसे आ जाए फिर फायदा क्या, फिर तो वही कंडीशन हो जाएगी। तो अलग करने के लिए इनको बराबर दिखाना पड़ेगा। अगर सपोज दैट आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है कि a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल है, ठीक है, और फिर इसकी तीसरी कंडीशन देख लेंगे यहीं कहीं है, ठीक है। इसमें भी ऐसा होगा कि a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के, चलो मान लिया। लेकिन जो हमारे पास ये रह गया a1/a2 b1/b2 आ गया, अब ये c1/c2 रह गया। अब एक केस में ये इक्वल नहीं आएगा और एक केस में इक्वल आ जाएगा। इस केस में हम कहेंगे कि डज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब जो फर्स्ट टू वैल्यू है, टू रेशो है हमारे पास a1/a2 का और b1/b2 का, वो तो इक्वल है, लेकिन जो तीसरा रेशो आया c1/c2 का वो इक्वल नहीं है। इस केस में क्या होगा, जब यहाँ इक्वल नहीं है तो यहाँ तो इक्वल होना ही पड़ेगा कंडीशन अलग करने के लिए, तो c1/c2 इक्वल, इसका मतलब है इसमें तीनों कंडीशन क्या है, इक्वल है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, तीनों रेशोस में इक्वल है। इसमें दो रेशो इक्वल है, तीसरा रेशो इक्वल नहीं है। तो इस लाइन में क्या होता है, इस लाइन में जो लाइन होती है वो होती है पैरेलल लाइन। कैसी होती है लाइन, हमेशा कैसी होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है लाइन, अगर एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन इसके ऊपर आएगी ऐसे करके, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चिपकी हुई होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट। तो अब हमारे पास ये जो लाइन है इसमें से हमारे पास तीन कंडीशन निकलती है। कितनी कंडीशन निकलेगी, तीन, ठीक है। इनको बोलते हैं कैसी है लाइन, पैरेलल लाइंस। ये जो लाइंस है वो लाइंस कैसे आएगी, जब a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, तो लाइन कैसी आएगी, पैरेलल लाइंस आएगी। और जब हम पैरेलल लाइंस आएगी, अब देखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं हमारे पास। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कैसे पता चलेगा, जब दो लाइन जा रही है तुम्हारे पास, कहाँ जाके मीट कर रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ है इनका। क्या तुम बता सकते हो कि जो तुम्हारे पास लाइन पैरेलल होती है, इस तरह रेल की पटरी हो गई हमारे पास, रेल हो गई, ठीक है, तो मैं क्या कभी आपस में मिलती है, नहीं मिलती, ठीक है, अगर मिल जाएगी तो ट्रेन रुक जाएगी। हालांकि जब जंक्शन वगैरह आता है तो उस पटरी पर उतरना पड़ता है, वहां तो मिल लिया जाके। जब दो लाइन पैरेलल होती है कभी भी जाके नहीं मिलेगी, जब नहीं मिलेगी इसका मतलब है इनका कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो लिखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, मैं तुम्हें बताया था उस क्या बोलते हैं, जब हमें पता है सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, पता है मतलब एक हो चाहे 10 हो चाहे 50 हो, इन्फिनिटी हो, पता है ना हमें। और जब हमें यहाँ पे नहीं पता होता है, जब नहीं आता है सॉल्यूशन नहीं आता है, तब उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो कैसी लाइन है, इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे जो इक्वेशन और लाइंस हो जाएगी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी तो उसकी सिंपल कंडीशन है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, सारी की सारी सारे के सारे रेशो इक्वल आ जाएंगे। तब उस केस में क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट। इसमें भी तीन केस निकलते हैं, एक को फर्स्ट को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। जो दो लाइंस है वो कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर है, ये हो गया। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, अब तुम देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का पता लगता है जितने भी पॉइंट दोनों मिल रहे हैं। अब तुम देखो दोनों लाइन यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है, यहाँ हालांकि यहाँ मिल, लेकिन आगे जाके ये फिर मिलेगी, तो इसका मतलब है हर जगह मिल ही रही है, हर जगह सोल्यूशन ही मिल रही है तुम्हें, हर जगह सोल्यूशन मिल रही है, हर जगह सोल्यूशन मिल रहा है। इसका मतलब है नंबर सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि हर पॉइंट पे मिल ही रही है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, हमें पता है इनफाइनेटली बहुत ज़्यादा है, तो क्या बोल देंगे इसको, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट हमारे पास दो कंडीशन में आ गया, एक तो आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन में जिसमें ओनली वन सॉल्यूशन होता है, और जिसमें कॉन्सिडेंट लाइन होती है और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, उसमें आ गया हमारा कंसिस्टेंट आ गया। लेकिन इनकंसिस्टेंट उसमें आ रहा है जिसमें हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है,
ठीक है, ये हो गया इसका, इसके बारे में हो गया कंडीशन के बारे में। अब इसके बाद देखेंगे हम इसमें मेथड्स, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। तो लिखेंगे इसमें हम अलजेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो हमारे पास पेयर होता है लीनियर इक्वेशन का, उसको सोल्व करने के कौन कौन से मेथड होते हैं अलजेब्राइक फॉर्म में। तो हमारे पास दो ही मेथड है इसमें। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड। पहले जो एनसीईआरटी थी उसके अंदर जो चैप्टर एक्सरसाइज नहीं कटी थी चैप्टर 3 में, तो उसमें और भी मेथड थे हमारे पास। अब सिर्फ दो ही मेथड रह गए हैं और एक ग्राफिकल मेथड है, एक क्या हमारे पास थर्ड क्या है हमारे पास ग्राफिक, हालांकि वो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा। अलजेब्राइक, अलजेब्राइक का मतलब है गुना जोड़ भाग वगैरह इसमें करके मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस करके अलजेब्राइक कंडीशन में, लेकिन ये ग्राफिकल कंडीशन में ही अलग आता है, लेकिन हमने इसमें लिख दिया ग्राफिकल मेथड। ये आ गया हमारा ग्राफिकल मेथड। अब ये तीन मेथड है, हम पूरी एक्सरसाइज में इन मेथडों को ही पढ़ेंगे और इनसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन का मतलब है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू के बारे में पता करेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से यही पता लगता है हमें कि जो लाइन है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या फिर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरा आ सकता है हमारे पास कि लाइन क्या है, पैरेलल है। ये लाइन क्या है, कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। इसमें कंडीशन है हमारे पास कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 इंटरसेक्टिंग लाइन में। लाइन पैरेलल में क्या होता है, a1/a2 इक्वल हो जाएगा b1/b2, लेकिन जो तीसरा है c1/c2 वो इक्वल नहीं होगा। और इसमें कोइंसिडेंट कंडीशन में क्या होता है, कोइंसिडेंट में कंडीशन में होता है कि जो आपके पास a1/a2 इक्वल हो जाएगा b1/b2 इक्वल हो जाएगा c1/c2, सारी कंडीशन इक्वल हो जाएगी इसमें। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, इसमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास एक इक्वेशन होगी, फिर हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी, इसके अलग से लेक्चर बनाऊंगा मैं। फिर उसके बाद हमें इन दोनों में से जो हमें इजी लग रही है इक्वेशन, उसको लेंगे हम, उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाइड करने के बाद उससे x की वैल्यू निकालेंगे या फिर और y की वैल्यू निकाल लेंगे। प्योरली x की वैल्यू निकाल लेंगे इधर, जो भी कुछ आएगा चाहे डिवाइड में चाहे कहीं में आए, तो फिर उसको मानेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड या फिर इसको मानेंगे इक्वेशन थर्ड। तो उसमें तीन इक्वेशन बनेगी। फिर इसकी वैल्यू सपोज करो ये जो फर्स्ट को मॉडिफाई करके हमने बना लिया, एक्स की वैल्यू आ गया। अब एक्स की वैल्यू फर्स्ट में रखने की, इक्वेशन सेकंड में जहाँ एक्स है वहाँ उसकी वैल्यू पुट करेंगे और फिर वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, खत्म कर देना, किसी एक को खत्म करना, या तो एक्स को खत्म करना या वाई को खत्म करना। जब हमारे पास दो इक्वेशन लिखी होती है तो उसमें एक्स भी होता है, वाई भी, एक्स भी वाई भी। एक्स को कोफिशिएंट सपोज करो क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, और लिखा हुआ x प्लस 4y इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन दे रखी है। अब तुम देखो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना, सॉरी y का कोफिशिएंट कितना है 3, y का कितना है यहाँ पे 4, अलग अलग है। यहाँ 2 का कितना है, सॉरी x का कितना है 2 और x का कितना है यहाँ पे 1। तो x के कोफिशिएंट अलग अलग हो रहे हैं, y के भी, तो इनको सेम करने हैं। जब तुम इनको सेम कर दोगे तो हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कट जाएंगे। कैसे इक्वल करोगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन कौन सी है सेकंड। सपोज दैट हमें x को इक्वल करना है, x वाले को, तो उसमें 2 आ रहा है इसमें 1, तो उसका मतलब है इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, इसके जैसा हो जाएगा, और उसमें कैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है 1। मतलब ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, इसको तो ले आएंगे इधर और 1 को ले जाएंगे इधर, तो इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी, तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि जब मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा उसमें डिटेल में समझाऊंगा निकाल ले कैसे, फिलहाल तो अभी मैं बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड हो गया और आपकी वीडियो ये यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिस भी बच्चे को इस वीडियो की नीड है, ज़रूरत है, तो वहाँ तक आप ये वीडियो पहुँचाएँ। ठीक है,
आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपने इस वीडियो को देखा। जय हिंद, थैंक यू।